नमस्कार, क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं LR मोबिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लीजिए, आज हम कक्षा 11 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सेट, समुच्च। और यकीन मान के चलिए कि समुच्च सेट जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आप इसका मजा लेना। तो आज हम पढ़ेंगे सेट, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समुच्च। सेट हिंदी में इसको बोलते हैं अपन समुच्चय। अब समुच्च का मतलब क्या है? देखिए, हम गांव की भाषा में भी बहुत बार ये सुनते हैं कि यार इस जगह इस चीज को सेट कर दो या इस जगह इस चीज को सेट कर दो। तो सेट का मतलब क्या होता है? देखो, सेट या इसी को अपन बोलते हैं हिंदी में समुच्च। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? सेट का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का संग्रह। A collection of well defined elements or objects, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का संग्रह, ढेर, जिसको हम बोलते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का संग्रह सेट या समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का संग्रह को ही सेट कहा जाता है। एक कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब जिन एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं या जिन वस्तुओं या जिन अवयवों को हम डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से परिभाषित होना चाहिए कि सभी प्रकार से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनसे अगर हम पूछें तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय बना के बताइए, या 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह। 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह एक सेट है या नहीं? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब मेरे लिए खतरनाक जानवर कुछ अलग होंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर अलग होंगे, और तीसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर अलग होंगे। तो ये हमारा सुपरिभाषित नहीं माना जाएगा। सुपरिभाषित का मतलब है किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा अगर व्यक्तियों से उसके बारे में पूछना जाए तो इंफॉर्मेशन सेम निकल के आनी चाहिए। तो इसको अपन बोलते हैं सुपरिभाषित, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो ये एलिमेंट होने चाहिए और मेरे हिसाब से ये एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैं मान लूं कि मैं आपसे कह दूं कि विश्व के 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह बताइए आप, और क्या उस संग्रह को हम सेट कह सकते हैं क्या? मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व के 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह है, और क्या इस संग्रह को हम सेट कह सकते हैं? तो ये भी हमारा सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नजर के अंदर अलग बल्लेबाज होंगे जिनको मैं लाइक करता हूं, या मेरे लिए बहुत अच्छे स्टार बल्लेबाज हैं, और किसी दूसरे पर्सन के लिए दूसरे बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज कहे जा सकते हैं, यानी उसके लिए वो अच्छे हैं, यानी वो अच्छे बल्लेबाजों की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक संग्रह करके बताओ 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का, माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का, तो फिर सारे बंदे एक जैसा आंसर बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटी बोला मैंने कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का अगर संग्रह किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने भी व्यक्तियों से, पर्सन से हम पूछेंगे कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, तो वो यही बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो सभी के आंसर एक जैसे आए, या हम जिसको डिफाइंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं वेल डिफाइंड। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखिए दूसरी बात, जो हमारा सेट है, सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के
कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। यानी किसी भी सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर जैसे ए, बी, सी, डी एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से हम सेट को डिनोट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा। जबकि सेट के अवयवों को, अब अवयव क्या है ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आपको मैं समझा दूंगा। जब इसके अवयवों की बात की जाए, सेट के अवयवों की, सेट के जो अवयव हैं तो अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स, इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो अवयव होंगे, उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं अवयवों को। अब यहां पर अवयवों की बात की जाए तो अवयव का मतलब क्या है? देखिए, अभी मैं आपको सेट के बारे में जब थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि सेट को दो तरीके से निरूपित किया जाता है, दो तरीके से दर्शाया जाता है। सेट को दर्शाने की एक विधि है जिसका नाम है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, देखिए थोड़ा सा समझने की बात करना। भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा और अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इस चीज को समझना कि जैसे मैंने बोला कि सेट को यानी समुच्चय दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी समुच्चय को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं? दो। समुच्चय को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, या अपन कह सकते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने की कुल दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो। तो पहली विधि है जिसको अपन बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर विधि। जो हम पढ़ेंगे इसकी दो विधियां हैं, उसमें पहली विधि है रोस्टर विधि और दूसरी विधि है जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर विधि की। देखिए ऐसे पढ़ते हैं हम। इस विधि को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि के अंदर क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को समुच्चय के सभी अवयवों, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में व्यवस्थित कर उन्हें अल्प विराम मतलब कॉमा से पृथक किया जाता है। रोस्टर विधि के अंदर क्या करते हैं अपन? समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में व्यवस्थित करके अल्प विराम से अलग अलग किया जाता है। ध्यान रहे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, यानी कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। सेट के अंदर एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी एक अवयव केवल कितने बार काउंट होगा? एक बार काउंट होगा। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं, रोस्टर विधि को। फिर हम बात करेंगे सेट बिल्डिंग फॉर्म। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दस से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हम कौन सी विधि के द्वारा लिख रहे हैं?
रोस्टर विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा लिख रहे हैं हम? रोस्टर विधि के द्वारा। तो सबसे पहले 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखेंगे रोस्टर विधि में। लिखने के बाद में इनके बीच में क्या लगाएंगे? कोमा, अल्प विराम। कोमा लगाने के बाद में यहां पर क्या करेंगे? इनको मंझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। और मंझले कोष्ठक में बंद करने के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा इसको नाम दे देंगे। जैसे हमने इसका नाम क्या दे दिया? ए सेट। तो ये हमारा सेट बन गया। अब ये सेट किसका बना? 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किसका बन गया? 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए यहां से आप एक बात समझना, जैसे मैंने हटा देता हूं, यह हमारा बन गया 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब मैंने क्या बताया था कि मैंने अभी बताया था कि कभी भी जो सेट है उसमें अवयवों को, मैंने क्या बोला था? अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो इनको ही तो अवयव बोलते हैं। पढ़ा सारे के सारे क्या है? इस सेट ए के अवयव हैं। ये सारे सेट के क्या हैं? अवयव हैं। अब हमारे पास में एक नया वर्ड आएगा, हमारे पास एक नया सिंबल आएगा। देखिए इस चीज को समझना। जैसे ये कोई एक नया सिंबल पढ़ेंगे, इसको आप एप्सिलॉन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, और यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर इसको अपन पढ़ेंगे अवयव है। इसको अपन पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अपन क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी अवयव है। इसको पढ़ा जाएगा अवयव है। जैसे एक हमारे सेट ए का एक अवयव है, 2 हमारे सेट ए का अवयव है, 3 हमारे इस सेट का अवयव है, 4 हमारे सेट का अवयव है। लेकिन क्या 10 हमारे सेट का अवयव है? नहीं है। तो एक और हम इसी को अगर मान लो ऐसे काट दें तो इसको अपन बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू यानी अवयव नहीं है। इसका मतलब है अवयव नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? अवयव नहीं है। तो जैसे मैं यहां पर लिखना चाहूं अगर कि 6 हमारे सेट ए का अवयव है या नहीं है, तो हम लिखेंगे 6 अवयव है सेट ए का। इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन कि 6 सेट ए का अवयव है। लेकिन क्या इसमें हमारे को 10 नजर आ रहा है, 11 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि 10 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी इसको तो बोला जाएगा कि 6 अवयव है सेट ए का और 10 अवयव है सॉरी 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 10 अवयव नहीं है किसका? सेट ए का। तो इसका मतलब है 6 इज बिलोंग्स टू सेट ए, और इसका मतलब है 10 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 6 अवयव है सेट ए का, और इसको बोलेंगे 10 अवयव नहीं है सेट ए का। अब देखिए आगे, तो एक नया आपको सिंबल है जो ध्यान रखना है। देखिए अब ये तो हमारी कौन सी विधि हो गई? रोस्टर विधि। कौन सी विधि आ गई? रोस्टर विधि। इसी रोस्टर विधि में और एग्जांपल हम लेते हैं अभी, देखना। जैसे एक क्वेश्चन हो एग्जांपल के रूप में लेते हैं। जैसे मान लो रामलाल एक वर्ड है। रामलाल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ द अल्फाबेट ऑफ द रामलाल वर्ड, यानी इस वर्ड के जितने भी अक्षर है उनका क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो सेट के लिए अभी कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन? रोस्टर विधि। तो किसका सेट बनाना है? रामलाल शब्द के अक्षरों का, अल्फाबेट। ये हमारे इसके अल्फाबेट है, ये सारे के सारे हमारे क्या इसके अल्फाबेट है। इन अल्फाबेट से क्या बनाना है? सेट बनाना है। सेट का नाम जैसे हमने क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। मान लो क्या नाम दे दिया? बी, क्योंकि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सेट बी बराबर, इसे मैंने क्या ले लिया? आर ले लिया। क्या ले लिया? आर। और क्या ले लिया मैंने? ए ले लिया। क्या ले लिया? ए ले लिया। और क्या ले लिया? एम ले लिया। एम ले लिया। और क्या ले लिया मैंने? एल ले लिया। बस यही आएंगे। अब ऐसा नहीं कि एल इसके अंदर 2 आ रहा है तो 2 बार आएगा। मैंने इससे पहले यही चीज बताई कि सेट के अंदर अवयवों की रिपीटिंग नहीं होती, यानी अवयव कभी भी रिपीट नहीं करते। यानी एल एक बार ही आएगा, एम हमारा आ गया, ए हमारा पहले आ ही चुका था, यानी यही हमारा सेट बन गया। किसका? रामलाल शब्द के अक्षरों का समुच्चय बन गया। क्या बन गया? रामलाल शब्द के अक्षरों का समुच्चय बन गया। ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है। अब बच्चों के कंफ्यूज होना चालू हो जाते हैं बच्चे। एक चीज और बता देता हूं कि सेट के जो अपन जो रोस्टर विधि में लिखते हैं, सेट के
में जो अपन रोस्टर विधि में लिखते हैं, तो इसमें मैंने दो की पॉइंट बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि अवयव रिपीट नहीं करते हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अवयवों की क्या नहीं होती है? पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी अवयव कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। और दूसरी की पॉइंट ये ध्यान रखना कि अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है। अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है। आज हम सेट के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, है ना, बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में कल यूनिट स्टार्ट कर देंगे। यानी क्या बोला हमने? अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी एक से अवयव कभी भी एक से ज्यादा बार नहीं आएगा, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। दूसरा, अवयवों के क्रम के कोई महत्व नहीं होगा, यानी अगर मैं इस आर को यहां लिख दूं, ए को यहां लिख दूं, तो भी सेट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात किसकी की जा रही है? रोस्टर विधि के द्वारा। अब यहां से बच्चों कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने एक चीज इसमें अभी लिखाई थी, जब डेफिनेशन लिखाई थी कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसके अवयवों को स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो अवयव भी कैपिटल लेटर से ही व्यक्त कर दिए गए, इसमें तो अवयव भी कैपिटल लेटर से ही व्यक्त किए गए। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है। जैसा मेरे पास में सेट बी है, तो सेट बी के जो सारे के सारे अवयव हैं, ये इनको किसी विशेष सिंबल से लिखा जाएगा, इनको किसी विशेष सिंबल से लिखा जाएगा। जैसे हम अगर स्मॉल लेटर के अंदर, उस स्मॉल लेटर का मतलब ये है कि मान लो अवयवों को स्मॉल लेटर में लेंगे, तो जैसे हम तो काउंटिंग में नंबर्स भी लिखते हैं, फिर वो कहां से स्मॉल लेटर में आएंगे? व्यक्तियों के नाम लिख देंगे तो वो कहां से स्मॉल लेटर में आएंगे? तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर अपन ने आर ए एम कैपिटल एल लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सर स्मॉल लेटर में ही लिखने पड़ेंगे, ये जरूरी नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाएगा और उसके अवयवों को अगर दर्शाया जाएगा तो स्मॉल लेटर से दर्शाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब सेट का नाम बी है, सेट का नाम क्या है? बी। अगर आपके सेट का नाम बी है तो इसके समस्त बोल रहा हूं मैं, इसके समस्त अवयवों को अगर किसी दर्शाया जाएगा तो वो अपन स्मॉल से दर्शाएंगे, यानी बी। आई बात समझे? यानी जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल बी एलिमेंट। ये ध्यान रखने की बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं ये कह दूं कि स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो इसका मतलब है कि स्मॉल बी अकेला एलिमेंट नहीं है, स्मॉल बी के अंदर हमारे तीन चारों एलिमेंट आ चुके हैं। यानी स्मॉल बी का मतलब आर भी है, स्मॉल बी का मतलब ए भी है, स्मॉल बी का मतलब एम भी है, स्मॉल बी का मतलब एल भी है। तो ये होता है स्मॉल लेटर। जब भी हम लिखेंगे ना कि सेट का एलिमेंट ये है, तब उसको हम स्मॉल लेटर में दर्शाएंगे। बाकी रोस्टर रूप में तो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है मंथ्स के नाम आ जाए, जून जुलाई अगस्त वगैरह आ जाए, हो सकता है व्यक्तियों के नाम आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, वो अलग बात है, ध्यान रखना। तो सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, उनको अगर सिंबल के रूप में लिखना पड़े तो उसको अपन स्मॉल लेटर के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने एक चीज लिखी कि जैसे एक सेट मैंने लिखा 5 से कम, मैं एक सेट लिख रहा हूं मैं अभी, देखो एक सेट लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वोवेल्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अगर मैं स्वरों का समुच्चय बनाऊंगा तो क्या बनाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर ए, ई, आई, ओ और यू। और इस सेट का नाम जैसे मैंने नाम रख दिया वी, कैपिटल वी। क्या नाम रख दिया मैंने? कैपिटल वी। तो इसका मतलब यह है कि इस सेट को तो कैपिटल वी के द्वारा दर्शाया गया है, और इसके जो सारे एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट को अगर मैं स्मॉल वी नाम दे दूं या स्मॉल एक्स नाम दे दूं, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा फिर कि स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी या स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वी। तो यहां पर जो स्मॉल लिखे जाएंगे ये इस सारे सेट वी के एलिमेंट हैं, जो सारे, जैसे अगर मैं इसको स्मॉल वी नाम दे रहा हूं तो स्मॉल वी का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरीके से अपन फिर आगे इनको डिनोट करते हैं। यानी हम कहते हैं कि स्मॉल वी अवयव है किसका? सेट वी का। और स्मॉल एक्स अवयव है किसका? सेट वी का। अगर इसके एलिमेंट को हम किससे नाम दें? एक्स से नाम देता हूं। तो ये है इसका मतलब कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, उसका मतलब ये हुआ। अब देखिए आगे, ये तो हो गया हमने अभी कि सेट को किसके द्वारा दर्शाएंगे?
अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और इसको जो एलिमेंट हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। और पहली विधि जो हमने पढ़ी वो कौन सी विधि पढ़ी? रोस्टर विधि। इसी के एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो, जैसे हम कह दें 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का सेट, समझ, सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का सेट। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो 2 आ जाएगी, एक कौन सी आ जाएगी? 3, एक कौन सी आ जाएगी? 5, एक कौन सी आ जाएगी? 7। ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई? 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हो गई। और चूंकि हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि के अंदर हम क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में व्यवस्थित करके और कोमा से क्या कर देंगे? पृथक पृथक। तो सारे के सारे क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। इन एलिमेंट के बीच में क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेट बन गया। इसका नाम आप जो चाहो वो दे दो। अंग्रेजी वर्णमाला का होना चाहिए कैपिटल लेटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अगर आप ये चीज कहोगे सर आपने तो ये बताया था कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला स्मॉल लेटर से दर्शाया जाएगा, तो सर यहाँ तो गिनती के अक्षर है, यानी हमारे तो यहाँ पर अंक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है। इन सारे एलिमेंट को एक कॉमन अल्फाबेट के द्वारा निरूपित कर सकते हैं अपन, जैसे स्मॉल ए। हम फिर यही कहेंगे कि स्मॉल ए का मान 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो फिर फ्यूचर में हम एक ही चीज कह सकते हैं कि स्मॉल ए अवयव है सेट ए का। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल ए अगर सेट ए का अवयव, इसका मतलब स्मॉल ए मतलब 2 भी अवयव है, 3 भी अवयव है, 5 भी अवयव है और 7 भी अवयव है। लेकिन अगर मैं कह दूं 10 तो नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेट ए का अवयव नहीं है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं ताकि मैं दूसरी विधि पढ़ा सकूं आपको, सेट फॉर्मेशन या सेट बिल्डिंग फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए मैंने क्या पढ़ाया अभी, उसको मैं एक बार वापस रिकैप करवा देता हूं क्योंकि नई प्रश्नावली है। अगर आपने कक्षा 10 पढ़ के आया तो उसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं बेटा। कक्षा 10 चीज अलग है, कक्षा 11 चीज अलग है। कोई चीज यहाँ पर मिलने वाली तो है नहीं आपको। कक्षा 10 की चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। तो अभी हमने क्या पढ़ा? देखो हमने क्या पढ़ा सेट के बारे में। सेट के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ा हमने कि सुपरिभाषित वस्तुओं या अवयवों का संग्रह। मैं लिख देता हूं, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। फिर हमने क्या पढ़ा कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। और हमने क्या पढ़ा कि सेट के अवयवों को अगर दर्शाना पड़े तो स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। अवयवों को किस तरह दर्शाएगा? स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि सेट को व्यक्त या रिप्रेजेंट करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि हमने क्या पढ़ी? रोस्टर विधि। पहली विधि हमने क्या पढ़ी? रोस्टर विधि। और दूसरी हम पढ़ेंगे आगे अभी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि दूसरी ये पढ़ेंगे। अब रोस्टर विधि के बारे में आपको बता देता हूं। रोस्टर विधि क्या होती है? तो रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में बंद कर कोमा से क्या कर देते हैं? पृथक कर देते हैं। समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में बंद करके कोमा से पृथक कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं। और क्या पढ़ा कि रोस्टर विधि में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी नॉट रिपीटिंग्स ऑफ द एलिमेंट्स, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। और हमने क्या पढ़ा कि अवयवों के सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी अवयवों के क्रम का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी अवयवों को किसी भी क्रम में लिख दो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हमने किस में पढ़ा? रोस्टर विधि के अंदर। और इसके अलावा हमने एक साइन पढ़ा
जिस साइन का नाम ये है इसको हम बोलते हैं अवयव है, यानी अवयव है। ये अवयव के लिए यूज किया जाएगा। और इसी के लिए अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं तो इसको बोलते हैं नॉट, यानी अवयव नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं अवयव नहीं है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर बिलोंग्स टू, और इसको ऊपर बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। यही पढ़ाया अभी मैंने आपको किसके अंदर, सेट के अंदर। अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी विधि पढ़ेंगे, समुच्चय निर्माण विधि। क्या पढ़ेंगे हम, समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि अगर मुझे पढ़ानी है तो उससे पहले मुझे कुछ आपको सेट बताने पड़ेंगे, जो हमारे कुछ नाउन सेट हैं। देखिए अब मैं दूसरी विधि पढ़ाऊंगा आपको। कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब दूसरी विधि की बात करेंगे हम, जिसका नाम है सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। लेकिन इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि समुच्चय निर्माण विधि से पहले मुझे कुछ सेट्स आपको बताने पड़ेंगे, और वे सेट वो सेट हैं जो हमारे प्रचलित सेट हैं, उनके नाम भी फिक्स है। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमको इस विधि को पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ द नेचुरल्स नंबर, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अगर ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ही, तो समुच्चय तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के किसी लेटर से दर्शाया जाएगा। तो बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के इसको कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्याओं का सेट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जो सेट बन गया तो किसका बना हमारा, ये सेट बना हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यानी ये हमारा जो सेट बना वो किसका बना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन गया। किसका बन गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ध्यान रखना, आगे अगर हम कैपिटल एन लिख दें तो आपको यही समझ जाना है कि कैपिटल कोई एन कोई और नहीं है, दिस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी ये प्राकृत संख्याओं का सेट है। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं का सेट, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्ण संख्याओं को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, इसलिए पूर्ण संख्याओं को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के W से दर्शाते हैं। और चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये सेट है तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही दर्शाया जाएगा। तो अगर प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर दिया जाए, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर दी जाए तो हमारा जो सेट बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का। 1 2 3 0 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट डॉट। यानी अभी तक हमारा सेट में वृद्धि होती जा रही है। जैसे हमने n के अंदर 0 ऐड की तो क्या बन गया हमारा, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का सेट बन गया। थर्ड हमारा बनेगा पूर्णांक संख्याओं का सेट। पूर्णांक संख्याओं का सेट, इसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल I या Z के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैपिटल I तो इसलिए है क्योंकि इसको अंग्रेजी वर्णमाला में क्या नाम से, पूर्णांकों को, पूर्णांक संख्याओं का सेट। तो कैपिटल I का मतलब इंटीजर, यानी इसको अपन अंग्रेजी में इंटीजर्स के द्वारा दर्शाते हैं। और Z हमारी भाषा का नहीं, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। अब देखिए यहां से, तो अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर ये तो संख्याएं रहेंगी हमारी, कौन सी, पूर्ण संख्याएं। इसके अलावा भी नेगेटिव संख्या भी इसके अंदर आ जाएंगी, यानी ये 0 1 2 3 ये संख्याएं तो हमारी रहेंगी, अनंत तक चलेंगी ये। हालांकि अनंत अपरिभाषित आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये -1 -2 और इधर भी अनंत की जितनी भी है कंप्लीट आएंगी। तो कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो बच्चे बताते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, जबकि 0 तो हमारी धनात्मक ऋणात्मक में आया ही नहीं। इसका मतलब जब भी आपको पूर्णांक संख्या की बात करनी चाहे, यानी धनात्मक भी आती है, ऋणात्मक भी आती है और 0 भी आती है। हालांकि ये भिन्न नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि धनात्मक भिन्न की अगर बारे में आप सोच रहे हो तो भिन्न नहीं आएंगे इसके अंदर। यानी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं जिनको मैं बोल सकता हूं एक तरीके से, और 0, यानी ये हमारे किसके अंदर आएंगी, पूर्णांक
संख्याओं के अंदर। हालांकि ऋणात्मक प्राकृत संख्या होती नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यदि प्राकृत संख्याओं के अगर साइन चेंज कर दिए जाएं तो यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इनकी बात कर ली जाए तो। अब देखिए अगला जो सेट आएगा वो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को अपन कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। देखिए अब इसके बाद में आप देखोगे कि इन आने वाले जो सेट है उनको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। आने वाले जो सेट हैं उनको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर इतनी संख्याएं आती है जिनको आप रोस्टर रूप में डिनोट नहीं कर पाओगे। तो अब जो सेट आएंगे परिमेय संख्याओं का, उनको अपन परिमेय संख्याओं का सेट आएगा उसको भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं को के सेट है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू से। 5। उसके बाद देखिए अब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि जैसे हमारी प्राकृत संख्याएं थी, प्राकृत संख्याओं में क्या ऐड कर दी, जीरो, और जैसे ही प्राकृत संख्या में जीरो ऐड गई तो क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या में और ऋणात्मक संख्याएं, मैं क्या बोल रहा हूं, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर दी तो क्या बन गई, पूर्णांक। और पूर्णांक संख्याओं में अभी इनमें फ्रैक्शंस और ऐड हो जाएंगी, अगर इसके अंदर भिन्न और ऐड हो जाएंगी, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएंगी, भिन्न, तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का सेट। और आप लोग जानते हैं जो परिमेय संख्याओं का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है, P बटे Q का रूप। कौन सा रूप होता है, P बटे Q का रूप, जिसके अंदर P और Q क्या होती है, हमारी इंटीजर्स, यानी ये क्या होते हैं हमारे पूर्णांक। P और Q क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक, और Q का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो। Q का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो। अगर Q का मान जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगी, इसलिए Q का मान नहीं होना चाहिए हमारा जीरो। ये बात ध्यान रखना। अब जो सेट हमारा आएगा, अब जो हमारा सेट आएगा वो सेट अलग आएगा। ध्यान रखना, अभी तक सेट जो बने हैं उस सेट में क्या हुई है, वृद्धि। जैसे प्राकृत संख्याओं के सेट में हमने क्या कर दिया, ऐड जीरो, फिर जीरो में क्या ऐड कर दी, नेगेटिव, और फिर क्या ऐड कर दी हमने, फ्रैक्शंस, यानी भिन्न। ये ध्यान रखना, भिन्न चीज अलग है और परिमेय संख्या अलग है। यानी परिमेय संख्याओं की अगर बात की जाए तो परिमेय संख्याओं के अंदर जैसे हमारी 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, यानी जितने भी इससे पहले जैसे -1 है ये भी परिमेय संख्या है, 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये तो हमारे पहले से ही थी, 2 और -1 तो हमारे पास पहले से ही थी, तो एक्स्ट्रा कौन सी ऐड हो गई, 3/4 जो कि फ्रैक्शंस है, यानी और क्या ऐड हो गई, -1/2, और आज से 0/1 तो पहले से ही थी। यानी ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी परिमेय संख्या है। तो ये मत भूलना, जैसे परिमेय संख्याओं की बात आती है तो बच्चे सोचते हैं बटे की संख्या, भाई परिमेय संख्या के अंदर ये तो सारी की सारी तो पहले से ही है। परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सारी हैं, एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस और हैं, इसलिए ध्यान रखना परिमेय संख्या के अंदर 2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 3/4 भी आ रहा है, 7/11 सारी आ रही हैं, यानी भिन्न भी आ रही है, प्राकृत भी आ रही है, पूर्ण भी आ रही है और पूर्णांक भी आ रही है। पूर्णांक बोल दो सारी आ जाएंगी। तो ये सारी बात अपन कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्याओं का सेट, अपरिमेय संख्याओं का सेट, तो अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल देखो, हालांकि यहां पर जो Q का मतलब क्वोशिएंट भागफल और परिमेय संख्या का मतलब बटा वाला रूप होता है, तो कहीं ना कहीं वहां से लिया गया है। अपरिमेय संख्याओं का सेट, तो अपरिमेय संख्याओं को पूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैपिटल T से दर्शाया जाता है, और अलग अलग बुक में इसके अलग अलग सिंबल भी है, तो इसका कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो अपरिमेय संख्याओं को अपन किससे दर्शाते हैं, T से। अब ये हमारा जो ग्रुप है ना अपरिमेय संख्याओं का, वो अलग ही ग्रुप है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और एक चीज और आती है अपरिमेय संख्याओं के अंदर, कि अपरिमेय संख्या वे होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा आपने, जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए √2 है, √3 है, √5 है ना, ये √6 है, और एक पाई, ये ध्यान रखना पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है, और एक एक्सपोनेंशियल यानी ई, ये सारी की सारी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई पाई का मान तो 22/7 होता है, इस हिसाब से तो हमारी पाई परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो पाई का मान 22/7 जो है, वो 22/7 पाई का मान हम लेते हैं, वो पाई का सन्निकट मान है, लगभग मान है, अप्रोक्सीमेटली मान है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई का मान 22/7।
वरना पाई का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत अनावर्ती, और पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होने के कारण ही पाई को किसके अंदर रखा गया है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर रखा गया है। और अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारा सेट बनता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का सेट, यानी ये हमारा बनता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का सेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमारी परिमेय भी आ जाती है और अपरिमेय भी आ जाती है, यानी जिसके अंदर हमारी परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय भी आ जाती है। मतलब परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं के साथ अगर मिला लिया जाए तो हमारा जो सेट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का सेट। और इसका भी कोई रोस्टर रूप नहीं होता, इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला किससे दर्शाते हैं, रियल नंबर्स यानी आर से दर्शाते हैं। अब यहां से आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। देखिए ये चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से डायग्राम के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर इसमें कोई धनात्मक ऋणात्मक का कोई मैटर नहीं है, इसमें भी ऋणात्मक का कोई मैटर नहीं है। यहां से हमारे सेट दो दो भागों में बंटने चालू हो जाते हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये आप थोड़ा सा नोट करना और इनको वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना, ये काम की चीजें अपने। देखिए अब हमारे पास में जैसे हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये अभी इसी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को आगे चलकर हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अगर हम बात करें कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी इसमें से कौन सी लेनी है, केवल धनात्मक, यानी उस धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के नाम को लिखेंगे अपन जेड पॉजिटिव, यानी यहां पर अपन हल्का से क्या लगा देते हैं, जेड के ऊपर पॉजिटिव, और जेड पॉजिटिव इंडिकेशन है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का। और धनात्मक पूर्णांक संख्या में कौन सी आ जाएंगी, हमारी ये आ जाएंगी, अगर लिखें तो रोस्टर रूप में 1 2 3, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कोई और नहीं बल्कि अगर आपसे कहा जाए तो कौन है, नेचुरल नंबर ही है। धनात्मक पूर्णांक के अंदर कौन सी है, नेचुरल नंबर ही है। तो अगर मान लो आपके ऑप्शंस के अंदर आ जाए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को और क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को और क्या कह सकते हैं अपन, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट, अगर हम बात करें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट क्या आएगा, तो ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आ जाएंगी। इनको किससे दर्शाते हैं अपन, जेड नेगेटिव से। और ये जो सेट बनेगा वो ये बनेगा हमारा, इधर माइनस की कंप्लीट आ जाएंगे, -2 है -1 है, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी। इसमें भी हमारी 0 नहीं आएगी, तो ये हमारी ऋणात्मक संख्याओं का सेट हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट, माफ कीजिएगा, ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट, और ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट। इनके इंडिकेशन ध्यान रखना है, जैसे हम धनात्मक पूर्णांकों का सेट है उसको किससे दर्शाएंगे, जेड पॉजिटिव से, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का सेट है उसको किससे दर्शाएंगे अपन, जेड नेगेटिव से। आगे चलकर ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा आपका परिमेय संख्या भी। देखिए अगर आपसे बात की जाए, ध्यान रखना अभी मैं जो बोल रहा हूं धनात्मक और ऋणात्मक, इनमें 0 एक में भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक में भी 0 नहीं आएगा। धनात्मक में केवल धनात्मक आएंगी, ऋणात्मक में केवल ऋणात्मक आएगी, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो धनात्मक परिमेय संख्याओं के सेट को अपन दर्शाते हैं क्यू पॉजिटिव से। किससे दर्शाते हैं, क्यू पॉजिटिव से। अगर बात करें ऋणात्मक की, तो अगर हम बात करें ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की बात करें, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को तो इनको दर्शाते हैं अपन क्यू नेगेटिव से। किससे दर्शाते हैं, क्यू नेगेटिव। और इसके कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन करते नहीं है, और करते हैं अपन आर के, यानी रियल नंबर के। तो रियल नंबर के भी हम 2 क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्राकृत संख्या का रोस्टर रूप होता है, पूर्ण संख्या का रोस्टर रूप होता है, पूर्णांक का रोस्टर रूप होता है, लेकिन इसके बाद में रोस्टर रूप नहीं होते, क्योंकि इसके बाद में संख्याएं रोस्टर रूप में डिनोट नहीं की जाती है, कि जा ही नहीं सकती वो। आगे हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का सेट।
धनात्मक वास्तविक संख्याओं का सेट। और जो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का सेट है उसको अपन डिनोट करेंगे आर पॉजिटिव से। किससे डिनोट करेंगे? आर पॉजिटिव से। और अगर बात करें हम ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का अगर सेट होगा तो उसको अपन डिनोट करेंगे आर नेगेटिव से। और माय डियर स्टूडेंट फिर मैं कह रहा हूं ना आर पॉजिटिव के अंदर ना ही आर नेगेटिव के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं हुआ, दोनों के अंदर भी हमारा जीरो इंक्लूड नहीं हुआ। तो अगर उनका क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव के रूप के अंदर कर सकते हैं। तो नॉन पॉजिटिव के अंदर भी जीरो आता है, फिर नॉन नेगेटिव के अंदर भी जीरो आ जाता है। तो ये हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया अभी, और ये संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये नंबर सिस्टम को हल्के में बिल्कुल मत लेना। नंबर सिस्टम से हर साल यूपीएससी सीसेट के अंदर क्यों सुनाते हैं, ये ध्यान रखना। यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, तो ये नंबर सिस्टम को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारी दूसरी विधि की हम बात करेंगे, जिस विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। मुझे ये जरूरी था बताना। देखिए समुच्चय को प्रदर्शित करने की मैंने दो विधियां बताई थी, और दो विधियों में मैंने पहली विधि बताई थी समुच्चय को प्रदर्शित करने की, जिसका नाम है रोस्टर विधि। दूसरी विधि है जिसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय ये थोड़ी सी टाइट पड़ती है बच्चों के लिए। समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि क्या है? देखिए समुच्चय निर्माण विधि को समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगी विधि। देखिए जैसे मैंने कोई संख्या ली, देखिए या मैंने कोई सेट लिया, एक सेट ले लिया ए, और ए सेट ले लिया मैंने, पहले मैंने हिंदी में इसको लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, ये लगा लीजिए। ये मेरे पास एक सेट ले लिया मैंने, सेट ए। सेट ए बराबर ले लिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये संख्याएं वो हैं जो 6 या 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। कौन सी है? 6 या 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। अब इनको अगर ये तो हमारा कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। जानते हैं कौन सा रूप है ये हमारा? रोस्टर रूप। ये हमारा रोस्टर रूप है। अब समुच्चय निर्माण विधि क्या कहती है उसको जरा समझ लेना। समुच्चय निर्माण विधि ये कहती है कि जितने भी आपने अवयव लिखे हैं ना सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर जितने भी आपने अवयव लिखे हैं ना, इतने पूरे मत लिखो। तो भाई क्या लिखें? बोले एक अवयव से दर्शाओ सारे अवयवों को, और बाद में इस अवयव की विशेषता लिख दो। क्या बोला? कि जितने भी आपने अवयव लिखे हैं ना, ये अवयव, इन सारे अवयवों को एक प्रतीक के रूप में दर्शा दीजिए। यानी ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए कि हमारा सेट ए एक प्रतीक से बनेगा, और उस प्रतीक के रूप में आप एक वेरिएबल ले सकते हो कोई सा भी। जैसे हम ऐसे दर्शाएं कि हमारा सेट एक्स से बनेगा, यानी हमारा सेट एक्स से बनेगा। ध्यान समझने की कोशिश करना। ये सारे के सारे अवयवों को कुछ एक प्रतीक नाम से दे दीजिए, ध्यान दें। और इस प्रतीक का नाम जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने क्या नाम दे दिया? एक्स। अब आपके समझ में आ गया होगा मैंने स्मॉल एक्स क्यों दिया, क्योंकि एलिमेंट के रूप में शो कर रहा हूं उस चीज को। तो समुच्चय निर्माण विधि क्या कहती है? समुच्चय निर्माण विधि ये कहती है कि रोस्टर विधि में आपने इतने सारे एलिमेंट लिखे हैं ना, उतने सारे एलिमेंट लिखो ही मत। तो फिर क्या करें? बोले ऐसे करो, इन सारे एलिमेंट को एक चर से नाम दो। मतलब यह है कि आप ये बोलो कि हमारा सेट ए एक्स से बन रहा है। बात तो सही है, सेट ए एक्स से बन रहा है, चलो बोल देंगे। और फिर ये भी बोलो कि एक्स का मान कितना होना चाहिए और एक्स का मान कहां से लिया गया है। माय डियर समझ में आया? तो समझने की कोशिश करना कि समुच्चय निर्माण विधि ये कहेगी कि सारे अवयव मत लिखो, आप ये लिखो कि हमारा समुच्चय किससे बना हुआ है, उसको एक प्रतीक के रूप में व्यक्त कर दो। जैसे हमारा समुच्चय ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो सारे अवयवों को एक प्रतीक से नाम दे दो एक्स से। जैसे हमने किससे नाम दे दिया? एक्स से। तो ये बताने की कोशिश करो कि हमारा सेट ए है वो एक्स से बनेगा, और फिर ये बता दो कि एक्स कहां से तो लिया जाएगा और एक्स कितना लिया जाएगा। माय डियर समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? अब इसको ऐसे समझ में आएगा। देखिए जैसे इसी सेट को हम किसके रूप में लिखेंगे? सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर। इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, इसी को लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं वही करली ब्रैकेट तो इसके अंदर भी लगेगा, सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर भी करली ब्रैकेट लगेगा, और फिर ये सारे अवयवों को लिख देंगे एक्स से। कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, स्मॉल ए बी एक्स वगैरह। तो इसका मतलब क्या लिखा आपने? सेट ए बराबर एक्स। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सेट ए एक्स से बनेगा, और फिर यहां पर दो आप अनुपात के टाइप में दो साइन लगेंगे, और इस साइन को अपन बोलते हैं कोलन।
कोलन, इस साइन को अपन क्या बोलते हैं? कोलन। और इसी को अपन बोलेंगे सच दैट। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? इस एक्स की कंडीशन, ध्यान देखना, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? एक्स की कंडीशन। जैसे हमने क्या बोला कि सेट ए बराबर एक्स, इसका मतलब है सेट ए एक्स से बनेगा सच दैट। सच दैट को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे जिम करो जहां आप इसकी कंडीशन लिखना चाह रहे हो कि सेट ए बनेगा एक्स से जहां, अब आप एक्स के बारे में बता दो, तो एक्स के बारे में क्या है एक्स? तो आप बोलेंगे सर ये 6 या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो मैं लिख दूं एक्स 6 या 6 से छोटी क्या है? प्राकृत संख्या। ये x क्या है हमारा? 6 या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब देख लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया ये चीज। भाई ये क्या थी हमारी? 6 या 6 से छोटी तो संख्या है प्राकृत संख्या, या तो 6 है या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। और मैंने भी यही बोला है कि ये सेट x से बनेगा, और आपने तुरंत x के बारे में बता दिया कि ये x कोई और नहीं है, ये 6 या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। लेकिन असली मजा आया नहीं है। ये आपका सही तो है, लेकिन मजा तब आया जब यहाँ पर एक भी हिंदी की लाइन नजर नहीं आए आपको। तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसी को, और भी अगर हम सुपर कंडीशन में जाने की कोशिश करें तो इसको और क्या लिख सकते हैं? देखिए ये भी हमारा सही है, ध्यान रखना, ये भी हमारा सही है। सेट ए बराबर एक्स जहां, या सच दैट। सेट ए किससे बनेगा? एक्स से, सच दैट। अब यहां पर पहले लिखोगे ये कहां से ली गई है, तो कहां से ली गई है? प्राकृत संख्याओं से। तो आप लिखोगे कि x लिया जाएगा n से। वही चीज मैंने पहले बता दिया था कि x बिलोंग्स टू n, यानी ये x है वो कहां से लिया जाएगा? n से, क्योंकि ये सारी n की है। और फिर ये भी लिखो कितना लिया जाएगा, तो आप लिखोगे कि x का मान 6 के बराबर या उससे छोटा। ये साइन तो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, यानी x का मान छोटा होगा 6 से या बराबर। तो ये हमारा इसका और भी ज्यादा परफेक्ट अच्छा लगता, ये परफेक्ट है बिल्कुल, इसमें आपको हिंदी लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रूप है? सेट बिल्डिंग फॉर्म। और समझते हैं इसके अंदर, देखिए जैसे देखिए अभी मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा इसी में, क्योंकि इसी में बच्चों को कंफ्यूज होता है। जैसे मान लो मैंने कोई सेट लिया A 2 4 8 16 32 ऐसे 64, ये मैंने एक सेट ले लिया 2 4 8 16 32 64। अब इसी सेट को हमको कौन से फॉर्मेट में लिखना है? सेट बिल्डिंग फॉर्मेट के अंदर, सेट बिल्डिंग फॉर्मेट के अंदर लिखना है। तो सेट बिल्डिंग फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखेंगे? देखिए सेट बिल्डिंग फॉर्मेट के अंदर लिखने से पहले आपको इन अवयवों के बारे में थोड़ी सी विशेषता पता होनी चाहिए, यानी ये अवयव किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? 2 की घात 1 है, और ये क्या है हमारा? 2 की घात 2 है। ये क्या है हमारा? 2 की घात 3 है। और ये क्या है हमारा? 2 की घात 4 है। ये क्या है? 2 की घात 5 है। और ये क्या है? 2 की घात 6 है। तो आपको समझ में आया? अगर इन सारे अवयवों को आप किसी एक प्रतीक के द्वारा लिखेंगे, अगर मैं इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो सेट ए बराबर किससे लिखूंगा? एक्स से। सेट ए बराबर एक्स, यानी सेट ए किसके बराबर होगा? एक्स के, यानी सेट ए किससे बनेगा? एक्स से। अब आप एक्स के बारे में इन सभी का नाम एक्स दिया है कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? आपने इन सभी का नाम एक्स दिया है, तो आपको एक्स का रूप कैसा नजर आ रहा है? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6। तो अब आप लिखोगे कि इसमें एक्स का मान 2 की घात n रूप का है। ये फॉन्ट देखना, टेक्निकल टीम थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, एक बार फॉन्ट या इनकी थोड़ी सी बड़ी करे साइज, सही है, विजुअल है। तो देखिए जो हमारा x है वो किसका फॉर्मेट है? 2 की घात n है। भाई सब में 2 की घात n के रूप में फॉर्मेट चल रहा है, नीचे हमारा बेस क्या चल रहा है? 2 ही चल रहा है। इन सारे अवयवों को माय डियर स्टूडेंट x बोला गया है, और ये x कुछ नहीं है 2 की घात n के फॉर्मेट में। तो मैंने लिख दिया कि x बराबर 2 की घात n, फिर हम लगा देंगे कोमा और कंडीशन लिखेंगे कि भाई ये n क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलेंगे सर ये n 1 2 3 4 5 6,
तो मत भूलो ये एन तो हमारे कैपिटल एन से लिए जा रहे हैं। तो आप ये लिखोगे कि जो आपकी स्मॉल एन है ना, ये वाली स्मॉल एन, ये स्मॉल एन है वो हमारी प्राकृत संख्याओं में से ली गई है। ये तो लिख दिया, लेकिन अब इतना बताओ कि ली कितनी गई है, 6 तक ही लेनी है। तो एक कोमा और लगाओ और यहां पर लिख दो n इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप इन चीजों को मेंशन करना। कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा भी समझाएंगे आपको। तो ये हमारा कौन सा रूप था? समुच्चय निर्माण। ये तो हमारा रोस्टर रूप था और ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, जिसके अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें अगर मैं विधि की बात करूं तो विधि तो मैं बोल ही सकता हूं। देखो समुच्चय निर्माण विधि के अंदर अगर मैं बोलूं तो क्या है समुच्चय निर्माण विधि? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को एक प्रतीक या चर, जैसे x, y, z जो भी है यूज लो, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को एक प्रतीक या चर के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा ये इस चिन्ह बोलते हैं कॉलन साइन, कॉलन चिन्ह। इसका मतलब होता है सच दैट। मैंने बोला था इसका मतलब होता है सच दैट, है ना? इसका मतलब होता है सच दैट। और एक व्यक्त किया जाता है तथा कॉलम चिन्ह लगाकर, कॉलम चिन्ह लगाकर अवयव की क्या लिखते हैं? विशेषता, कि अवयव कहां से लिए गए हैं, कितना लिया गया है और ये अवयव क्या हो सकता है। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके अंदर आ रहा है, आ रहा है। फॉन्ट बड़े करने थोड़े से। तो कॉलम चिन्ह लगना है, उसके बाद में चिन्ह लगाकर अवयव की क्या लिखनी है? विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अवयव के बारे में लिखना है, अवयव कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो अलग ही ये तो मैं समझा चुका, क्योंकि यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। मैंने यही चीज बोली कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को प्रतीक या चर के रूप में व्यक्त किया जाता है और कॉलन चिन्ह लगाकर अवयव की विशेषता लिखी जाती है। तो मैंने यही चीज यहां दर्शा, यही चीज मैंने समझाई है आपको कि अवयव जितने भी उनको हम किसके द्वारा लिख रहे हैं? एक्स से, जहां एक्स का मान किसके रूप में? जितने भी एक्स की वैल्यू है ये किसके रूप की है? आपको 2 की घात की नजर आ रही है, यानी 2 की घात n है। फिर आपने तुरंत क्या पकड़ा कि यार n तो हमारी जितनी भी है ना वो प्राकृत संख्या है, तो आपने तुरंत कॉमा लगा के लिख दिया कि n हमारी प्राकृत संख्या है। ध्यान रखना, स्मॉल n है, स्मॉल n हमारी प्राकृत संख्या कैपिटल n में से ली गई है। और आप आपने ये भी लिख दिया कि n का मान 6 है या 6 से कम है। तो ये हमारा है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें 1-2 और ले लेते हैं एग्जाम्पल और फिर उसके बाद में हम क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट कल करेंगे। तो अब डेली आपकी कक्षा 11 की भी वीडियोज आएंगी, कक्षा 10 की भी आएंगी और कक्षा 12 की भी वीडियो आएंगी। देखिए अब आगे और चलते हैं इस चीज में। जैसे मैं और एग्जाम्पल दूं तो इससे पहले एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने जितनी भी सम संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, एक बार इसको मुझे बता देने दो। सम संख्या, तो आपने सम संख्याओं के बारे में समानता पढ़ा होगा, तो देखो 2, 4, 6 के बारे में पढ़ा होगा। जबकि देखो सम संख्या हमारी 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ये सारी की सारी सम संख्या है। और ऋणात्मक सम संख्या ले तो -2 और -4 -6 भी सम संख्या ही है, ये भी हमारी सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं का फॉर्मेट कैसा नजर आ रहा है आपको? सम संख्याओं का फॉर्मेट कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए जैसा कि ये है, कैसा नजर आया आपको? 2 गुणा 1, ये कैसा नजर आया? 2 गुणा 2, ये कैसा नजर आया? 2 गुणा 3, ये कैसा नजर आया? 2 गुणा 4। तो फिर ये कैसा नजर आया? बोले 2 गुणा 0। क्या बोला? 2 गुणा 0। और ये क्या आया? सर ये आया 2 गुणा -1। ये क्या आया? 2 गुणा -2। ऐसे ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं। अगर ये सम संख्याओं के बारे में आपको एक चीज पता चली होगी कि जितने भी सम संख्याएं हैं उनमें क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा समथिंग नजर आ रहा है। तो सम संख्याओं का जो फॉर्मेट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? 2n रूट। अब समझ में ये तो कोई बता देगा सम संख्या का रूप 2n हो गया, तो n क्या है? तो सर n ये है, 0 भी हो रहा है, 1 2 3 4 और -1 और -2 भी, यानी n क्या है? स्मॉल n बराबर क्या है? ये हमारा है पूर्णांक। और अगर एक अच्छा समझदार बच्चा सीधा क्या ठोक देगा कि स्मॉल n लिया जाएगा
जेड से, इसमें एन लिया जाएगा जेड से। तो सम संख्याओं की बात करें तो अगर कोई बच्चा कहे कि सम संख्या कौन से फॉर्मेट की होती है तो 2n फॉर्मेट की होती है, जबकि विषम संख्या है तो आप मुझे देखिए विषम संख्याओं का याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी आप जो जानते हैं सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो 2n का फॉर्मेट तो होनी ही थी। अब जैसे मान लो ये मेरे पास में 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 है। एक पैटर्न देख रहे होंगे, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, यानी इस सम से अगली विषम, फिर इस सम से अगली विषम, फिर इस सम से अगली विषम, यानी सम में एक जोड़ते विषम, सम में एक जोड़ते विषम, सम में एक जोड़ते विषम, यानी अगली जो विषम संख्याएं होंगी माय डियर स्टूडेंट, तो विषम संख्याओं का जो रूप मिलेगा, तो विषम संख्याओं का जो रूप मिलेगा वो मिलेगा हमको 2n + 1, जहां n क्या होगा z में से लिया जाएगा, n क्या होगा हमारा पूर्णांक होगा, n क्या होगा हमारा पूर्णांक होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई आपके? अब देखिए आगे और हम पढ़ते हैं। देखिए सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसे मैंने यहाँ पर लिखा 2n + 1 और यहाँ पर लिख दिया 2n। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं किसके, सेट बिल्डिंग फॉर्मेट के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं कहता हूं सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट निरूपित करने की, सेट को रिप्रेजेंट करने की हम जो विधि पढ़ रहे हैं उसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, तो मैंने अभी विधि तो आपको लिखाई दी। अब देखिए जैसे मान लो एक मान ला हूं मैं एक सेट ले रहा हूं 2 4 6 8 10 12, ऐसे मान लो ये मैंने फाइनाइटली ले लिया 12। ये मेरा कौन सा रूप है, ये हमारा रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है ये, रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है ये, रोस्टर रूप है। अब इस रोस्टर को कौन से फॉर्मेट में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो तो सबसे पहले आपको इन अवयवों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी भाई, कि अवयव है क्या। अवयवों को पहचानेगा नहीं तो समुच्चय निर्माण विधि लिख ही नहीं सकते। सबसे पहले अवयवों की अपन को करेक्ट वो देखनी पड़ेगी, विशेषता की अवयव कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये हमारा एलिमेंट क्या नजर आ रहा है, 2 × 1, ये क्या है 2 × 2, ये क्या है 2 × 3, ये क्या है 2 × 4, ये गुणा है 2 × 5 और ये क्या है 2 × 6, ये हमारा 2 × 6। तो आप सेट को कैसे लिखोगे, सेट A = x से। क्या है सर ये x, ये सारे अवयवों को x के द्वारा लिख दिया हमने कि सेट A बन रहा है x से। सेट A = x से बन रहा है। अब लिखेंगे सच दैट, यानी जहां सेट A बनेगा x से, जहां x क्या है, तो आपको x ये जो है ना क्या नजर आ रहे हैं, x 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। तो आप तुरंत लिख दोगे x का मान है 2 × n रूप, x का मान है 2 × अगर मैं थोड़े फॉन्ट्स बड़े बड़े लिख देता हूं 2 × n रूप, x का मान नजर आ रहा है आपको 2 × n रूप। फिर कॉमा लगाइए सर 2 × n, हमने बताया कि x का मान इस रूप का होगा। अब इस रूप में ये तो बता दो कि n कितना कहां से लिया जाएगा, तो n कौन है 1 2 3 4 5 6, तो n किस में से लिया जा रहा है, प्राकृत संख्या में से। तो आपने तुरंत क्या लिख दिया कि n लिया जाएगा कैपिटल N से, यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सर लिया जाएगा प्राकृत संख्या में, ये तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि कितना लिया जाएगा। तो सर कितना लिया जाएगा 6 तक, यानी आप लिखोगे n का मान 6 या 6 से छोटा होगा। तो आज हमने पढ़ा सेट के बारे में, और ये सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा तो मैं बता देता हूं मोटा मोटा सा। सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सेट की डेफिनेशन के बाद में हमने क्या पढ़ा कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। एक हमने सिंबल पढ़ा जिसका मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में पढ़ा। सेट को दर्शाने की कितनी विधि हैं, 2 विधि। पहली विधि रोस्टर विधि, रोस्टर विधि नॉर्मल विधि है जिसके अंदर समुच्चय के अवयवों को कॉमा से पृथक कर देते हैं और मंझले कोष्टक में बंद कर देते हैं। उसके अंदर ध्यान ही रखनी पड़ती है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता।
दूसरी विधि क्या पढ़ी हमने, समुच्चय निर्माण विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में क्या पढ़ा हमने, समुच्चय निर्माण विधि में हमने पढ़ा कि समुच्चय के सभी अवयवों को एक प्रतीक चिन्ह या एक चर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में क्या नाम से कोलन चिन्ह लगाया जाता है, और कोलन चिन्ह लगाने के बाद में अवयव की विशेषता दर्शाई जाती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम चैनल नजर आएगा, तो जो भी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, तो जितने भी स्टडी मटेरियल है उस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।